साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंग से एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है यूनिट 6 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को कम रुचि होती है, क्योंकि कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन प्रश्न तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं इकोनॉमिक्स से। 3 या 4 प्रश्न आपको जरूर यहाँ पर एमपीपीएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्दावली होती है, जैसे सीआरआर क्या है, महंगाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। और मेरी गारंटी है जो भी प्रश्न यहाँ पर आएगा वो सब आपके बिल्कुल समझ में आएगा। बेसिकली जितना भी प्रश्न आपका बन सकता है इकोनॉमिक्स से, वो हम प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे और सिंपल भाषा में आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको दूसरों से अलग निकलना है, अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है इस समय आपका। क्योंकि एग्जाम जो है वो एग्जाम डेट पोस्टपोन होकर के 20 जून पहुंच गई है। तब तक आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको उस समय परेशान होने की जरूरत ना पड़े। और हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। इकोनॉमिक्स का ये वीडियो प्रश्न नंबर 1 देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी। और आपको क्या करना है, आपको पता है ना, आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है, 1 से लेकर के 10 नंबर डालने हैं उसमें। और जो भी आंसर आपका सही होता रहा है उसे 1 नंबर देना है, और जो भी आंसर गलत हो रहा है उसे 0 नंबर दे करके लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर की बात कर लेते हैं कि उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। सही आंसर भी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। क्यों माना जाता है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए, एलपीजी पॉलिसी जो भारत के द्वारा चालू की गई थी, जिसकी मदद से जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में एंट्री की उन्होंने, और जो है भारत में अपना व्यापार किया। जैसे कि आज आप लिवाइस का कपड़े पहनते हैं, ठीक है, एडिडास के शूज़ पहनते हैं, तो ये कुछ समय पहले जब एलपीजी पॉलिसी नहीं लागू हुई थी तब आपको देखने को नहीं मिलता। तब सिर्फ शूज़ की एकमात्र कंपनी थी, वो थी बाटा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, बाटा के शूज चलते थे और कोई दूसरे शूज नहीं चलते थे। ठीक है, लेकिन जब से एलपीजी पॉलिसी लागू हो गई भारत में, विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया, तब जाकर के ये विभिन्न प्रकार के जो है आपको जूते वगैरह या कपड़े वगैरह विदेशी कंपनियों को देखने को मिलते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था भी एक तरह से ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। तो उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये जो उपज थी वो किसके दिमाग की उपज थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग की ही उपज थी एलपीजी पॉलिसी, जो कि भारत के जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 2, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक का नाम है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है दादा भाई नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो किसकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। अब आइए देखते हैं कि इसमें वेल्थ ऑफ नेशन में क्या बताया गया है। देखिए, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की किताब है, जिसमें उनके द्वारा उदारवादी राजनीति व आर्थिक विचारों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको पता चल गया आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। साथ ही साथ में इनकी ही किताब का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इनकी किताब का ही नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में बाजार नियामक के रूप में जाना जाता है, यानी कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, एक तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी है एलआईसी, ऑप्शन सी है आईबीए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एसबीआई। तो बताइए कौन यहाँ पर बाजार नियामक के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सेबी को बाजार नियामक के रूप में जाना जाता है। आइए सेबी के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि सेबी यहाँ पर लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, चाहे आप रेलवे की बात करें या फिर एमपीपीएससी की बात करें। आइए देखते हैं। तो सेबी को भारत में बाजार नियामक के रूप में जाना जाता है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, स्थापना की बात कर लें तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको जो है वैधानिक मान्यता प्रदान की गई, यानी कि सरकार की तरफ से जो मान्यता प्रदान की गई वो कब, तो सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा प्रदान की गई। जैसे आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा प्रदान की गई थी, उसी तरह सेबी को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा जो है वैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है,
मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय पूछा जाता है तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जा रही, आपको उसी प्रश्न के आगे टिक मार्क करके लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। आइए देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है फ्यूचर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है फोर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फंड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई का पूर्ण रूप होता है। आइए देखते हैं। देखिए, एफडीआई निवेश का एक तरीका है जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अब ये क्या है, तो इस निवेश पद्धति में विदेशी कंपनियां भारत में आकर के निवेश करती हैं, जो कि एलपीजी के लागू होने के बाद में भारत में निवेश करना विदेशी कंपनियों ने चालू कर दिया था। तो एफडीआई क्या है, एक निवेश का तरीका है जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा विदेशी कंपनियां भारत में आकर के अपना निवेश कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बैंक है जिसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, बाद में उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका ये, यानी कि एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। जैसा कि आपको पता है, भारत में पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ कोलकाता, मद्रास, कोलकाता, मद्रास, और आपका एक और कोई बैंक हुआ करता था शायद बंगाल, हाँ बैंक ऑफ बंगाल। ये 3 बैंक हुआ करते थे। फिर क्या किया गया, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया 1921 में, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो 1 जुलाई 1955 में इस बैंक को, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई का मुख्यालय वर्तमान में जो है मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा जो हैं वो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कब से कार्यभार संभाला इन्होंने, तो 7 अक्टूबर 2020 से दिनेश कुमार खारा ने कार्यभार संभाला है। याद रखना है, ये सारे जितने भी आपको नए फैक्ट मिलते जा रहे हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, बैंक नगद आरक्षी अनुपात यानी कि सीआरआर किसके पास रखते हैं? अब देखिए, सीआरआर के बारे में आपको पूरी जानकारी सिंपल लैंग्वेज हम आपको समझा देंगे सीआरआर को लेकर के, फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे। देखिए, ऑप्शन ए है खुद के पास रखते हैं, ऑप्शन बी आरबीआई के पास रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ग्राहकों के पास रखते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेबी के पास रखते हैं। तो बैंक जो सीआरआर है वो किसके पास रखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि आरबीआई के पास में जो है बैंक अपना सीआरआर रखते हैं। अब ये सीआरआर क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं, और इसके बदले में आरबीआई कोई ब्याज भी नहीं देता है। अब देखिए, एनडीटीएल क्या होता है, सबसे पहले आपको एनडीटीएल के बारे में बताते हैं। देखिए, एनडीटीएल होता है कि एक दिन में आपने कितनी कमाई की, मतलब बैंक ने एक दिन में कितने रुपए कमाए। मान लीजिए बैंक ने एक दिन में 100 रुपए कमाए, ठीक है, तो 100 रुपए, और आरबीआई की जो सीआरआर रेट है, कैश रिजर्व रेशियो जो रेट है वो है मान लीजिए 4%। तो अब क्या है कि बैंक अपना जो भी दिन भर में कमाई 100 रुपए की है, उसमें से 4 रुपए ले जाकर के आरबीआई को जमा कर देगा। शाम को बोल देगा, लो भाई 4 रुपए ये आप पकड़िए। ठीक है, और ये आरबीआई का अधिकार है। आरबीआई कहता है आपको जमा करना ही पड़ेगा, और मैं इसके बदले में कोई ब्याज भी नहीं दूंगा। तो समझ लिया आपने सीआरआर क्या है। तो एक निश्चित अमाउंट होता है जो आपकी दिन भर की कमाई है, उसमें से कुछ प्रतिशत जो है वो आरबीआई के पास में रखना होता है, आरबीआई को देना होता है। ठीक है, तो ये आपका सीआरआर या फिर कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसे बैंक जो है सभी बैंक के ऊपर लागू है। हर एक बैंक जो है शाम को सीआरआर अपना ले जाकर के आरबीआई के पास में जमा करता है। वर्तमान में 4% इसकी रेट भी चल रही है सीआरआर की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न 7 है, हम है ना ख्याल आपका किस बैंक की टैगलाइन है? टैगलाइन वगैरह जरूर पूछी जाती है बैंकों में। कोई भी प्रश्न अगर आपके एमपीपीएससी में पूछा जाता है तो एक ना एक प्रश्न टैगलाइन से संबंधित जरूर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्सिस बैंक। तो किस बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक की ये टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलिए आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, हम है ना ख्याल आपका आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। इस बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को की गई थी। यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे अग्रणी बैंक है। याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक है और सबसे अग्रणी बैंक कौन सा है, तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे अग्रणी बैंक है प्राइवेट में। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी जो हैं वो इस समय वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के जो है आपके सीईओ और एमडी हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपने कई बार प्रचार देखा होगा, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी आईसीआईसीआई बैंक का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज के नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास में होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है राज्य सरकार के पास में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके पास में आरआरबी जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं, उनके नियंत्रण एवं कार्य संचालन की जिम्मेदारी जवाबदारी होती है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि नाबार्ड के पास में आरआरबीज के नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। अब ये नाबार्ड क्या होता है, कब स्थापना की गई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नियंत्रण एवं कार्य संचालन की जिम्मेदारी नाबार्ड के पास में होती है। जैसे कि अपना पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसके पास में, आरबीआई के पास में है। उसी तरह जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी जिम्मेदारी नाबार्ड के पास में होती है। चलिए नाबार्ड की बात कर लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। कई बार परीक्षाओं में नाबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, गठन की बात कर लेते हैं। तो इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद चिंतालू जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है नाबार्ड के। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। इसको कहीं ना कहीं आपको नोट डाउन करके लिख लेना है और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको हर एक यूनिट की बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार लाते रहेंगे। ठीक है, अलग से हमने इसीलिए प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल में जाकर के देखेंगे तो आपको यूनिट 9 की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, यूनिट 8 यानी कि समसामयिक घटना संग्रह की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। बाकी ऑल प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपके यूनिट 10, यूनिट 7, यूनिट 6 सब की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको हर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए 360 डिग्री करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जो आपके यूनिट 8 को पूरी तरह से कवर कर रही है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के प्रश्न उसमें लेते हैं हम, एमपी करंट अफेयर के प्रश्न लेते हैं, और जो समसामयिक घटनाएं होती हैं वो सारे प्रश्न उसी एक वीडियो में आ जाते हैं। तो 360 डिग्री करंट अफेयर का जो वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है उसको देखना आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप अभी से उसको लगातार देखते चलते हैं तो यूनिट 8 को लेकर के आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एग्जाम तक आपका यूनिट 8 जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए एमपी इकोनॉमिक्स प्रश्न आ गया, जेंडर आधारित बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने भी यहाँ पर जेंडर आधारित बजट पेश किया है। तो ये ऐसा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया, कौन से क्रम का राज्य बन गया? आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि क्रम में ये जो है वो दूसरे नंबर का राज्य बन गया है। इससे पहले एक और ऐसा राज्य है जिसने जेंडर आधारित बजट पेश किया था, आइए उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। और ये जेंडर आधारित बजट किसने विश्व में सबसे पहले पेश किया उसकी भी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है ना। देखिए जेंडर आधारित बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश क्रम में दूसरा राज्य है। ऐसा बजट पेश करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। तो सबसे पहले कर्नाटक ने जेंडर आधारित बजट पेश किया। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश ने पेश किया। अब हम बात कर लेते हैं विश्व की। तो विश्व में सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने सर्वप्रथम जेंडर आधारित बजट पेश किया था। यानी महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाएंगी, पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कुल मिलाकर के आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए है कृषि प्रधान, ऑप्शन बी है पूंजी प्रधान, ऑप्शन सी है उद्योग प्रधान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तथा आर्थिक गतिविधियां उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है। यानी मेन तो वो आपकी कृषि प्रधान ही है, लेकिन इसमें आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं, यानी कि जो आपके होटल्स वगैरह हैं ये भी इसमें चलते हैं। साथ ही साथ में उद्योग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उद्योग भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो कृषि प्रधान है। ये आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि आज भी ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार एवं जीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है। तो वही बात निकल के आ गई कि जो मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूरा डिस्क्रिप्शन में हमने आपको जानकारी भी दे दी। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अभी तक जितनी भी हमने प्लेलिस्ट मतलब वीडियो अपलोड की है प्रैक्टिस वाली, वो सारी की सारी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो हर एक वीडियो की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार हम आपसे फिर कहेंगे कि जो सुबह 7:30 बजे 360 डिग्री नाम से करंट अफेयर की वीडियो आती है उसको देखना मत भूलिएगा, आपकी यूनिट 8 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में करंट अफेयर तो हर एक परीक्षा में पूछी जाती है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज भी हमने अपलोड किया है, बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर डीपली जानकारी आपको रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।